मध्य प्रदेश के बीना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन धर्म पर दिए गए विवादास्पद बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विपक्ष के गठबंधन पर बड़ा हमला बोला और उस पर सनातन धर्म को खत्म करने का आरोप लगा दिया। उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री ने यह प्रहार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए विवादास्पद बयान पर किया। इस बीच मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को कई परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने बीना के रिफाइनरी प्लांट में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी और बीना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष के गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। इंडी अलायंस को कुछ लोग कमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और मध्य प्रदेश की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ को भी बड़ा तोहफा दिया। वहां उन्होंने रेलवे से जुड़ी 6,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और आयुष्मान भारत योजना के तहत 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वहां एक रोड शो और रैली भी की जिसमें काफी भीड़ जुटी। इधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने वहां के जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। वहां एक दिन पहले हुई मुठभेड़ में सेना के 3 अधिकारी शहीद हो गए, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने अनंतनाग की उस पहाड़ी में मौजूद जंगलों में आतंकियों की तलाश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहां जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इस दौरान वहां इतनी फायरिंग हुई कि वो पूरा इलाका थर्रा गया। धमाकों की आवाज से ये पूरा एरिया इस वक्त गूंज रहा है दूर दूर तक। इस तलाशी अभियान के दौरान वहां सुबह से लेकर दिन ढलने तक लगातार गोलियों की आवाजें सुनाई दी और जब इससे भी बात नहीं बनी तो सुरक्षा बल के जवानों ने जंगल में छिपे आतंकियों पर ड्रोन की मदद से हमला बोल दिया। वहां से आए एक वीडियो में कुछ ड्रोन पहाड़ी पर मौजूद उस जंगल के ऊपर मंडराते नजर आए, जिन्होंने वहां थोड़ी सी भी हलचल होने पर गोलियों की बौछार कर दी। जानकारी के मुताबिक इस दौरान आईईडी धमाके से जंगल में मौजूद आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया, जिसके बाद वहां से धुआं उठता दिखाई दिया। आशंका जताई गई कि इसी अड्डे से एक दिन पहले मिलिटेंटों ने सुरक्षा बल के जवानों पर फायरिंग की, जिसके बाद उसे तबाह करने का दावा किया गया। इस दौरान वहां से घंटों तक गोलियों की आवाजें आती रही। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले वहां हेलीकॉप्टर की मदद से कुछ जवानों को भेजा गया था, लेकिन वो उस अड्डे तक पहुंचने में नाकाम रहे, जिसके बाद इस काम के लिए ड्रोन की मदद ली गई। इस दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने वहां चप्पे चप्पे की तलाशी ली ताकि जंगल में छिपा एक भी आतंकी वहां से भागने में कामयाब न हो पाए। उधर एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी और सेना के कर्नल और मेजर के घरों में मातम पसर गया। एक दिन पहले सुबह अनंतनाग के घने जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल ने ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें तीनों बड़े अधिकारी शहीद हो गए थे। जिसके बाद पंजाब के मोहाली में कर्नल मनप्रीत सिंह के घर में रिश्तेदारों का पहुंचना शुरू हो गया। कर्नल मनप्रीत सिंह की मां बिल्कुल बेसुध नजर आई। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को अगले महीने छुट्टी पर आना था, लेकिन उससे पहले ही उनकी खबर उनके घर पहुंच गई। मेरे दिल दा टुकड़ा शहीद हो गया। सेना में मेजर रहे आशीष धुनैक की शहादत का पता चलते ही हरियाणा के पानीपत में उनके घर में भी माहौल गमगीन हो गया। एक दिन पहले शुरू हुए एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी हुमायूं भट्ट भी शहीद हो गए थे। इस बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के शहीद जवान रवि कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2 दिन पहले राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में वो शहीद हो गए थे, जिसके बाद रवि कुमार का पार्थिव शरीर किश्तवाड़ लाया गया और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार के लोगों ने बताया कि दिसंबर में उनकी शादी होनी थी, जिसके लिए घर में तैयारियां चल रही थी और जम्मू कश्मीर के राजौरी और अनंतनाग में हुए आतंकी हमलों के बाद वहां पाकिस्तान के खिलाफ लोग भड़क गए और विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। इस बीच जम्मू में बीजेपी के युवा मोर्चा और डोगरा फ्रंट ने जगह जगह प्रदर्शन किए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान वहां विरोध मार्च निकाला गया, जबकि कार्यकर्ता एक पुतले पर पाकिस्तान का झंडा लगाकर उसे जलाते भी दिखाई दिए, क्योंकि राजौरी और अनंतनाग में हुए आतंकी हमलों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो आग बबूला हो गए। विश्वास है कि हमारे सैनिकों के पराक्रम अदम्य साहस पर कि एक भी आतंकवादी बच नहीं पाएगा। वहीं जम्मू से पाकिस्तान के खिलाफ हुए जोरदार प्रदर्शन की दूसरी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता पाकिस्तान के झंडे को आग के हवाले करते दिखे। इस बीच वहां जबरदस्त नारेबाजी हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आतंकी हमलों के खिलाफ सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग कर दी। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकियों के कैंप के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शिफ्ट कर दिए, ताकि वहां से आतंकी आसानी से हिंदुस्तान में घुसपैठ कर कश्मीर समेत दूसरे राज्यों में दहशत फैला सकें।
और सूत्रों के मुताबिक ये साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर रची गई, जिसका मकसद कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ाना है। क्योंकि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों की सेना ने कमर तोड़ दी है, जिससे ISI बुरी तरह चिढ़ गया। खुफिया सूत्रों का दावा है कि इसीलिए उसने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में चल रहे आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अल बद्र के ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शिफ्ट करा दिए। खुफिया एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि ज्यादातर टेरर कैंप मानसहेरा, मुजफ्फराबाद और कोटली में है, जो बॉर्डर से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दावा यह भी है कि इन टेरर कैंपों में बड़ी संख्या में आतंकी मौजूद हैं, जो हमले के लिए भारत में घुसने की फिराक में हैं। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों को ड्रोन के जरिए खतरनाक हथियारों की सप्लाई की गई। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर आतंकियों को हथियार भेजे गए। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ड्रोन से हथियारों की सप्लाई की गई। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के लिए सीमा पार से कई ड्रोन उड़ाए गए थे, जिन्होंने श्रीनगर के आसपास के इलाकों में करीब 300 छोटे हथियार गिराए। दावा किया गया कि ISI की तरफ से टारगेट किलिंग के लिए इन आतंकियों को हथियार सप्लाई किया गया। खबर यह भी है कि ISI ने आतंकी संगठनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ाने के लिए दबाव बनाया है, जिसके लिए उसने नए सिरे से आतंकियों को हथियारों की सप्लाई शुरू की। सूत्रों का दावा है कि सीमा पार से न सिर्फ ड्रोन के जरिए बल्कि जमीनी रास्तों से भी आतंकियों तक हथियारों को पहुंचाया जा रहा है। इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल के जवानों पर हमले से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की थी। ये बैठक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुई थी और दावा है कि उसी बैठक के बाद अनंतनाग में आतंकियों ने सुरक्षा बल को निशाना बनाया, जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अनंतनाग में आतंकियों के इस हमले से पहले ISI ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बैठक की थी। खुफिया दस्तावेज के मुताबिक उस बैठक में ISI के मेजर हमजा, लश्कर कमांडर वलीद खान और रफीक उर्फ सुल्तान शामिल थे। रफीक कश्मीर का रहने वाला है, जिस पर आतंकियों की मदद का आरोप है। खुफिया दस्तावेज बताते हैं कि इस बैठक में ISI ने भारत में बड़ी संख्या में आतंकियों को भेजने और सुरक्षा बल को निशाना बनाने का आदेश दिया था। खबर यह भी है कि पाकिस्तानी सेना की एक विशेष कमांडो यूनिट की देखरेख में लश्कर के आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। इधर कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज ने एक विवादास्पद बयान दे दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी और अनंतनाग में हुए हमले को लेकर उन्होंने आतंकियों पर यह बयान दिया। और इन मिलिटेंट्स के साथ भी बात होनी चाहिए, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या इज़्तिराब है। और राजौरी में हुई मुठभेड़ के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की अपील कर दी। उन्होंने कहा कि बिना बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। हमें दोनों मुल्कों को घमंड छोड़ देना चाहिए और टेबल पे आके बात करनी चाहिए। उधर शिवसेना के नेता के उद्धव गुट ने भारत और पाकिस्तान का मैच रद्द करने की मांग कर दी, क्योंकि एशिया कप में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच खेला जा रहा है और उस मैच में जो भी टीम जीतेगी उसका मुकाबला 17 सितंबर को भारतीय टीम से होगा। अगर मैच होता है इसके बाद तो हम उसका विरोध करेंगे। इस बीच आतंकियों की साजिश जम्मू कश्मीर के सिर्फ अनंतनाग तक ही सिमटी नहीं रही, बल्कि वो वहां के कुपवाड़ा में भी सेना पर हमला करने की फिराक में थी, मगर सेना ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। आतंकियों ने वहां हंदवाड़ा बारामूला हाईवे पर कई किलो विस्फोटक छिपाया हुआ था, जिसे सेना ने पहले ही बरामद कर लिया और इससे पहले कि कोई हादसा होता सेना ने विस्फोटक को धमाका करके उड़ा दिया। ये सेना की बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई, क्योंकि एक तरफ आतंकी दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग के घने जंगलों में सुरक्षा बल के जवानों से भिड़े, दूसरी तरफ उन्होंने वहां से करीब 200 किलोमीटर दूर उत्तर में कुपवाड़ा में सेना के खिलाफ जाल बिछाया, मगर सेना को आतंकियों की साजिश की भनक लग गई। हंदवाड़ा बारामूला हाईवे पर विस्फोटक का पता चलते ही ट्रैफिक को रोक दिया गया और बम निरोधी दस्ते, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने इलाके में डेरा डाल दिया और विस्फोटक में ब्लास्ट कर दिया। इधर विपक्षी गठबंधन ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए कई बड़े मीडिया हाउस के पत्रकारों के शो में अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को न भेजने का फैसला कर लिया और बाकायदा एक लिस्ट जारी की, जिसमें न्यूज 18, टीवी टुडे, रिपब्लिक और टाइम्स ग्रुप जैसे बड़े मीडिया हाउस के 14 पत्रकारों के नाम शामिल हैं। विपक्षी गठबंधन ने फैसला किया है कि वो इन पत्रकारों के किसी शो में अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को नहीं भेजें। हालांकि बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों के इस फैसले को चुनाव से पहले उनकी छटपटाहट बताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहां पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने यह बात राजस्थान के भीलवाड़ा में हुई एक रैली में कही। अब तो इन्होंने पत्रकारों को भी बायकॉट भी करना शुरू कर दिया, मुकदमे भी दर्ज करने शुरू कर दिए। चाहे चेन्नई में देखो, चाहे बंगाल में देखो, छटपटाहट घबराहट में अब ये मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सोशल मीडिया के जरिए विपक्षी गठबंधन के इस फैसले के खिलाफ हल्ला बोला।
उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जानबूझकर मीडिया पर दबाव बनाने का आरोप लगाया और विपक्षी गठबंधन पर नाजी अंदाज में पत्रकारों को टारगेट करने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए विपक्षी पार्टियों पर आपातकाल वाली मानसिकता रखने का आरोप भी लगाया। उधर एनबीडीए यानी नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन ने भी विपक्षी गठबंधन के फैसले को लोकतंत्र विरोधी बताया। संगठन की तरफ से बयान जारी कर इस फैसले की तुलना आपातकाल से कर दी गई और ये साफ कहा गया कि वो विपक्षी गठबंधन जो खुद को प्रेस की आजादी की वकालत का ढोंग करने वाला बताता है और संगठन की तरफ से अपील की गई कि विपक्षी पार्टियों का गठबंधन अपने फैसले को वापस ले और देश में प्रेस की आजादी का माहौल तैयार करने में अपना योगदान दे। और इंडिया गठबंधन के फैसले का विरोध पत्रकारों की संस्था नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी किया और इस फैसले को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मीडिया के दमन का सबसे काला अध्याय बता दिया। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पत्रकारों के बहिष्कार के फैसले की कड़ी निंदा की। इधर कांग्रेस के नेताओं ने इस पर बयान देते हुए अपने फैसले को देश बचाने की कोशिश बता दी। कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी संख्या में पत्रकारों पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। उधर डैनियल तूफान से तबाह हुए लिबिया में मौत का आंकड़ा बताते हुए एक स्वास्थ्यकर्मी फूट कर रो पड़ा क्योंकि आशंका है कि लिबिया में तूफान की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार हो सकता है। और इसी बारे में बात करते हुए एक स्वास्थ्यकर्मी फूट कर रो पड़ा। लिबिया के दरना में लोगों के इलाज में जुटे स्वास्थ्यकर्मी से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या तूफान से मरने वालों की संख्या 10,000 हो सकती है, जिसका जवाब देते देते वो स्वास्थ्यकर्मी रोने लगा। लिबिया के दरना में डैनियल तूफान ने करीब 6,000 लोगों की जान ले ली। यही नहीं, रेस्क्यू टीम को लगातार मलबे से शव मिल रहे हैं, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है क्योंकि भूमध्य सागर के किनारे बसे लिबिया के दरना शहर में तूफान की वजह से अचानक बाढ़ आ गई और देखते देखते एक अच्छा खासा शहर मलबे का ढेर बन गया, जिसमें हजारों शव दबे होने की आशंका है। इस बीच मोरक्को में फिर आए भूकंप के झटकों से रेस्क्यू टीम में भगदड़ मच गई। पिछले हफ्ते वहां 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी वजह से मौत का आंकड़ा 3,000 तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा तबाही मोरक्को के मराकेश में हुई, जहां रेस्क्यू टीम में अचानक भगदड़ मच गई क्योंकि मराकेश में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए और अचानक धरती हिलने लगी, जिससे वहां के गांवों में लोगों को बचाने में जुटी रेस्क्यू टीम घबरा गई। वहां मौजूद मीडिया के लोग भी अचानक आई मुसीबत से घबराकर भागने लगे। पिछले हफ्ते मोरक्को में जो भूकंप आया उसका केंद्र मराकेश शहर में ही था और वहां लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जिनकी तीव्रता पहले से कम है, लेकिन लोग डरे हुए हैं। वहां भूकंप की वजह से इतनी तबाही हुई कि इक्का दुक्का मकान ही सही सलामत बचे। गांवों में तो मलबे के अलावा कुछ नजर ही नहीं आया, जिससे लोगों को निकालने में रेस्क्यू टीम को खूब पसीना बहाना पड़ा। इधर इंडोनेशिया में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की डराने वाली तस्वीरें सामने आईं, जिनमें सड़क पर बिजली की रफ्तार से पानी बहता नजर आया, जिसे देखकर वहां खड़े लोग दहशत में आ गए क्योंकि पानी का तेज बहाव सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा दिखा। वहां के मालुकू द्वीप से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ मटमैला पानी बहता दिखाई दिया। इस दौरान वहां कई गाड़ियां भी खड़ी नजर आईं जिनमें बाढ़ का पानी घुस गया। वहां का कोई कोना, कोई हिस्सा नहीं बचा जहां बाढ़ के पानी ने अपना कब्जा न जमाया हो। जहां तक नजर गई सिर्फ पानी ही पानी नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो, जिसके तेज बहाव ने वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। उधर स्पेन में आए तूफान ने वहां जमकर तबाही मचाई। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से वहां के कई शहर पानी पानी हो गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहां के मुर्सिया शहर की सड़कों पर घुटनों तक पानी बहता नजर आया। तस्वीरों में पानी की तेज रफ्तार की वजह से सड़क किनारे रखे डस्टबिन खिलौनों की तरह बहते दिखे। इस दौरान सड़क पर एक गाड़ी भी खड़ी नजर आई जो जल भराव की वजह से पानी में आधी डूब चुकी थी। लगातार बारिश की वजह से वहां की सड़कें पानी से लबालब भर गईं। ऐसे में लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। बताया गया कि स्पेन में 3 दिन पहले आए तूफान की वजह से वहां के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहां से आए एक वीडियो में तेज आंधी की वजह से एक घर के परखचे उड़ गए और उसमें रखा सामान एक एक कर हवा में उड़ गया। इधर मुंबई एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड प्लेन के क्रैश होने से वहां हड़कंप मच गया। बताया गया कि जैसे ही वो विमान रनवे पर उतरा, खराब मौसम की वजह से वो फिसलकर हादसे का शिकार हो गया। इसके बाद ये प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया और उसमें आग लग गई। विशाखापट्टनम से मुंबई पहुंचे इस प्लेन में 6 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 2 लोग घायल हुए। इस बीच केरल में निपा वायरस का एक और मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। 24 साल के एक स्वास्थ्यकर्मी के संक्रमित होने की खबर सामने आई, जिसे मिलाकर केरल में कुछ 5 मरीज इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इस बीच निपा वायरस की वजह से कोझिकोड जिले के सभी स्कूल और कॉलेज बंद करा दिए गए। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करने वालों पर जमकर हमला बोला। एक रोज पहले योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सनातन के खिलाफ बोलने वालों की तुलना रावण और कंस से कर दी। रावण को उनके अहंकार ने समाप्त कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताया।
उधर गाजा पट्टी में हुए जबरदस्त विस्फोट में फिलिस्तीन के 5 नागरिकों की मौत हो गई। इजरायल का कहना है कि यह विस्फोट कट्टरपंथी संगठन हमास के लोगों की गड़बड़ी की वजह से हुआ, जबकि फिलिस्तीन ने इसका आरोप इजरायल पर माना। क्योंकि धमाके का जो वीडियो आया उसमें गाजा पट्टी में लोग आते जाते दिखे और इसी दौरान जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 20 लोग घायल हो गए। ये धमाका उस दिन हुआ जिस दिन गाजा से इजरायल की सेना की वापसी हुई थी, जिसका जश्न मनाने के लिए कट्टरपंथी संगठन हमास के हजारों कार्यकर्ता गाजा पट्टी में इकट्ठा हुए। लेकिन धमाके ने हमास के जश्न का रंग फीका कर दिया। हमास ने इस घटना के लिए इजरायल की सेना को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इजरायल की सेना ने धमाके को हमास की गलती माना। पूरब, उत्तर और पश्चिम में इजरायल के जमीनी और समुद्री इलाके से घिरी गाजा पट्टी पर फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास का कब्जा है। ये इलाका 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा और 45 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। इस बीच इजरायल के पड़ोसी लेबनान के शरणार्थी कैंप में फिलिस्तीन के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में 6 लोगों की मौत हो गई। वहां ये झड़प ऐन अल हिल्वा शरणार्थी कैंप में हुई, जो लेबनान का सबसे बड़ा फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप है, जहां एक बार फिर ऐसी हिंसा भड़की कि पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। लेबनान के सईदा शहर में बने ऐन अल हिल्वा शरणार्थी कैंप में 2 फिलिस्तीनी गुटों के बीच जबरदस्त हिंसा हुई। बार बार धमाकों की आवाज आई और धुआं उठता दिखा। जो तस्वीरें आई उनमें शरणार्थी कैंप से धमाका होता नजर आया, जिससे पूरा इलाका हिल गया। जिसके बाद ये खबर आई कि इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई। शरणार्थी कैंप की देखरेख करने वाली फिलिस्तीन की संस्था ने जानकारी दी कि शरणार्थी कैंप में लगातार हो रही हिंसा में 15 लोगों की जान जा चुकी है। यही नहीं, लेबनान की सेना ने 2 टूक बोल दिया कि हालात काबू से बाहर हो गए हैं, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले नागरिकों को सुरक्षित जगह जाने के निर्देश दे दिए गए। क्योंकि लेबनान के जिस शरणार्थी कैंप में फिलिस्तीन के 2 गुट भिड़े, उनसे लेबनान की सेना और सरकार अपनी बात नहीं मनवा सकती। क्योंकि सालों पहले जब ऐन अल हिल्वा शरणार्थी कैंप बना था तो लेबनान की सरकार को इसकी बाहरी सुरक्षा का जिम्मा मिला था और उसके पास कैंप के अंदरूनी मामलों में दखल का अधिकार नहीं है, जिसका नतीजा ये हुआ कि कैंप में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई और फिलिस्तीन में आंदोलन का चेहरा रहे संगठन फतह और दूसरे मुस्लिम संगठन आपस में भिड़ गए। क्योंकि लेबनान के 12 शरणार्थी कैंपों में ऐन अल हिल्वा सबसे बड़ा है, जिसमें करीब 80,000 फिलिस्तीन के नागरिक रहते हैं, जो इस कैंप पर कब्जे के लिए लड़ रहे हैं, जिसने लेबनान की सरकार की चिंता बढ़ा दी। क्योंकि इस कैंप में लेबनान के गृह युद्ध में बेघर हुए लोगों को भी शरण मिली, लेकिन लेबनान की सेना या सरकार का इस कैंप में दखल नहीं है, इसलिए वो हिंसा नहीं रोक पा रही। उधर खबर है कि इजरायल और फिलिस्तीन विवाद पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने दुनिया को महात्मा गांधी के सिद्धांतों की याद दिलाई। इजरायल ने 1967 की जंग में वेस्ट बैंक और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इन दोनों जगहों पर बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी रहते हैं और फिलिस्तीनी लगातार इजरायल के कब्जे का विरोध करते आए हैं, जिससे वहां आए दिन हिंसा होती रहती है। दोनों के बीच पनपे विवाद को कई बार सुलझाने की कोशिश भी हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और करीब 56 साल से इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। मगर यूएन महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने इस विवाद पर महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों की दुनिया को याद दिलाई। यूएन महासचिव ने साफ कह दिया कि महात्मा गांधी के विचारों को भूलना नहीं चाहिए। धर्म के आधार पर हिंसा गलत है। इससे पहले दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी एंटोनियो गुतरेस ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके विचारों की प्रशंसा की थी। इधर अमेरिका ने भारत के साथ बढ़ती द्विपक्षीय साझेदारी की जमकर तारीफ की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक भारत और अमेरिका हर मुद्दे पर एकजुट है और इसी वजह से भारत के साथ अमेरिका के संबंध इतने अच्छे कभी नहीं रहे। Today the alliance is bigger, stronger, more united than ever. एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक भारत के साथ रक्षा और कारोबार के क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाना अमेरिका के लिए बेहद अहम है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के माता पिता आंध्र प्रदेश के श्री राघवेंद्र स्वामी मंदिर में पूजा करने पहुंच गए। उनके साथ ऋषि सुनक की सास सुधा नारायण मूर्ति भी नहीं और कर्नूलू में मौजूद इस मंदिर में दोनों परिवारों ने मिलकर पूजा की। इस दौरान मंदिर के पुजारी ने उन सभी को मंदिर की शॉल ओढ़ाकर और एक स्मृति चिन्ह देकर अपना आशीर्वाद दिया। इधर खबर है कि केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र का एजेंडा साफ कर दिया। संसद के विशेष सत्र में 4 विधेयकों को संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा और संसद की 75 साल की यात्रा पर चर्चा की जाएगी। यही नहीं, आजादी के अमृत काल पर, चंद्रयान की कामयाबी पर और G20 पर भी चर्चा कराई जा सकती है। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। उधर उत्तर प्रदेश की विधानसभा और लोक भवन की सुरक्षा के लिए वहां पर NSG और UP ATS की टीम ने एक मॉक ड्रिल की। लखनऊ में यह मॉक ड्रिल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुई, जिसमें विधानसभा और यूपी पुलिस के मुख्यालय पर आतंकी हमले की सूचना मिलते ही हेलीकॉप्टर से पहुंचे कई कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। मॉक ड्रिल में कुछ ऐसा ही एक्शन लोक भवन में भी दिखा। लखनऊ में ऑपरेशन गांडीव 5 के तहत यह मॉक ड्रिल की गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों से चर्चा में आई महसा अमीनी की मौत के 1 साल होने पर प्रदर्शनों को रोकने के लिए ईरान ने सख्त चेतावनी दे डाली। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान को पिछले साल की तरह ही प्रदर्शन की आशंका सताने लगी।
और इसलिए ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली कि अगर वो प्रदर्शन करेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान की सरकार ने वहां होने वाले प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए कई सख्त नियम लागू कर दिए। इतना ही नहीं, ईरान ने आरोप लगाया कि विदेशी एजेंट इस मौके पर ईरान में हिंसा फैला सकते हैं। ऐसे में कई इलाकों में सेना की तैनाती कर दी गई है। ईरान में हिजाब ठीक से न पहनने की वजह से वहाँ की पुलिस ने पिछले साल 13 सितंबर को महसा अमीनी को गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तारी के 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद वहाँ दंगे भड़क उठे थे। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस के सख्त रुख के बाद अफ्रीकी देश नाइजर की सैन्य सरकार ने फ्रांस के एक अधिकारी को रिहा कर दिया। नाइजर में हुए तख्तापलट के बाद वहां की सेना ने 8 सितंबर को स्टीफन जुलियन के नाम के उस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया था। क्योंकि नाइजर की सैन्य सरकार ने तख्तापलट के बाद फ्रांस के दूतावास के अधिकारियों को नाइजर छोड़ने का आदेश दिया था और इसके साथ ही फ्रांस की सेना को भी नाइजर से हटाने की चेतावनी दी थी, क्योंकि 1960 तक नाइजर पर शासन करने वाले फ्रांस के करीब 1,500 सैनिक अब भी वहां तैनात हैं, जिन्हें नाइजर की सेना किसी भी कीमत पर हटाना चाहती है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस ने नाइजर की सैन्य सरकार की बात मानने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद नाइजर की सेना ने फ्रांस के दूतावास पर काम करने वाले अधिकारी स्टीफन जुलियन को गिरफ्तार कर लिया था, जिससे भड़के फ्रांस ने नाइजर को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। दावा किया गया कि फ्रांस की सख्ती के बाद ही नाइजर की सेना ने स्टीफन जुलियन को गिरफ्तारी के 5 दिन बाद छोड़ दिया। इधर उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पे बंद हुए। इस दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही, जिसकी वजह से शेयर बाजार उछाल के साथ बंद हुआ। मेटल, ऑयल एंड गैस और रियल्टी शेयरों में तेजी देखने को मिली, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 52 अंक बढ़कर 67,519 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 33 अंकों की तेजी के साथ 20,103 के स्तर पर पहुंच गया। इस बीच थोक महंगाई दर में लगातार 5वें महीने गिरावट दर्ज की गई। सरकार ने थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी करते हुए जानकारी दी कि अगस्त में यह दर 0 से नीचे रही, यानी महंगाई दर बढ़ने के बजाय कम हो गई और ये लगातार 5वीं बार है जब थोक महंगाई दर में कमी आई हो। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में ये दर -0.52% रही, जबकि जुलाई महीने में ये दर -1.36% दर्ज की गई थी। इधर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया कि सरकार सभी कारों में 6 एयरबैग का सुरक्षा नियम को अनिवार्य नहीं बनाएगी। लंबे वक्त से इस बात की चर्चा थी कि सभी कारों में ये नियम जरूरी कर दिया जाएगा, लेकिन नितिन गडकरी ने कारों में 6 एयरबैग लगाने का फैसला कार कंपनियों पर छोड़ दिया। If they don't want to make it, it is their problem. We don't want to make mandatory. गडकरी के मुताबिक लोग एयरबैग वाली कारों को खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उधर रूस पहुंचे उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने पुतिन को उत्तर कोरिया का दौरा करने का न्योता दिया, जिसे पुतिन ने स्वीकार कर लिया। ये जानकारी उत्तर कोरिया के मीडिया ने दी, जिसके बाद ये तय हो गया कि किम के रूस दौरे के बाद पुतिन का उत्तर कोरिया दौरा होगा, जो अमेरिका की रातों की नींद उड़ाने वाली बात होगी, क्योंकि वो किम के रूस जाने और पुतिन के उत्तर कोरिया के स्पेस मिशन में साथ देने के ऐलान से बौखलाया हुआ। जिसके बाद खबर आई कि बहुत जल्द पुतिन उत्तर कोरिया का दौरा कर सकते हैं, क्योंकि रूस पहुंचे किम ने पुतिन से वादा किया कि वो बिना किसी शर्त के उनका समर्थन करेंगे। उत्तर कोरिया के मीडिया ने ये जानकारी देते समय ये भी बताया कि किम चाहते हैं कि रूस और उत्तर कोरिया अगले 100 साल के लिए अपने रिश्ते मजबूत करें, जिसकी शुरुआत किम ने अपनी खास ट्रेन से रूस पहुंचकर कर दी। जिसके बाद पुतिन ने सैटेलाइट तकनीक में उत्तर कोरिया का साथ देने का ऐलान करके दोस्ती को और मजबूत कर दिया। जिसके बाद अमेरिका भड़क गया और उसने उत्तर कोरिया को धमका दिया, क्योंकि जिस दिन किम के रूस दौरे की खबर आई, अमेरिका ने बार बार उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसे लगा कि उत्तर कोरिया रूस के हथियारों की कमी पूरी करेगा। जबकि किम के रूस दौरे पर दोनों देशों ने औपचारिक तौर पर ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, लेकिन अमेरिका ने किम के पूरे रूस दौरे पर नजर रखी और जैसे ही ये ऐलान हुआ कि रूस स्पेस मिशन में उत्तर कोरिया का साथ देगा, वो परेशान हो गया। It is troubling when you see the Russians talking about cooperating with North Korea. यही नहीं, उसने एक बार फिर उत्तर कोरिया को धमकाया। Appropriately, as Jake Sullivan said last week, there will certainly be repercussions for North Korea. अमेरिका बार बार कह रहा है कि उत्तर कोरिया और रूस ने गुपचुप तरीके से हथियारों की डील कर ली है और पुतिन का स्पेस मिशन में उत्तर कोरिया का साथ देने का ऐलान केवल दिखावा है, जिसकी आड़ में हथियारों के लेन देन की बात हुई। इस बीच सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के रूस से जाते ही पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति को बुला लिया, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि इस मुलाकात में यूक्रेन पर हमले का बड़ा प्लान तैयार हो सकता है और अगले कुछ दिनों में उसे अंजाम भी दिया जा सकता है। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात के दौरान खतरनाक हथियारों की डील हुई और लुकाशेंको से मुलाकात के दौरान पुतिन इस डील पर खुलकर बात कर सकते हैं, क्योंकि लुकाशेंको न केवल जंग में पुतिन के साथ मजबूती से खड़े हैं, बल्कि वो उनके प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन के पड़ोस में मौजूद बेलारूस को उन्होंने पुतिन के हथियारों के गोदाम में बदल दिया।
इसी वजह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि रूस, बेलारूस और उत्तर कोरिया की ये तिकड़ी मिलकर यूक्रेन में कुछ बड़ा करने वाली है। माना जा रहा है कि इसी वजह से किम के जाते ही पुतिन ने लुकाशेंको को रूस आने का न्योता भेजा। उधर हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक पुतिन के साथ हथियारों की डील की खबरों के बीच जापान ने किम को प्रतिबंधों की याद दिला दी। जापान की विदेश मंत्री ने दो टूक कह दिया कि अगर उत्तर कोरिया रूस को हथियार देगा तो उस पर कई तरह का बैन लगा दिए जाएंगे। क्योंकि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के रूस पहुंचते ही पूरी दुनिया में अटकलें लगाई जाने लगी कि दोनों देश हथियारों की खतरनाक डील कर सकते हैं। जापान की विदेश मंत्री ने साफ कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले में अगर किम जोंग उन ने किसी भी तरह की मदद की तो संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के उल्लंघन के आरोप में उनके देश पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। उत्तर कोरिया और जापान में कट्टर दुश्मनी है, क्योंकि उत्तर कोरिया आए दिन अपनी मिसाइलों का परीक्षण जापान की सीमा के पास करता रहता है और जापान को हमेशा हमले का डर बना रहता है। इसलिए मौका मिलते ही जापान ने उत्तर कोरिया को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों की याद दिलाकर किम को चेतावनी दे दी। इधर रूस में एक गैस पाइपलाइन में हुए भीषण विस्फोट से दहशत मच गई। धमाका सरातफ नाम के शहर में हुआ, जहां रूस का एक बड़ा एयरबेस मौजूद है। वहां हुए विस्फोट की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें आसमान की ओर उड़ता आग का विशालकाय गोला कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। उस गैस पाइपलाइन में हुए भयंकर धमाके से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। रूस के मीडिया के मुताबिक लोग इस बात से डर गए कि कहीं यूक्रेन की सेना ने सरातफ शहर को दहलाने के लिए कोई मिसाइल तो नहीं छोड़ दी, क्योंकि यूक्रेन की सीमा से करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रूस के सरातफ शहर के एयरबेस पर पहले भी बड़ा हमला हो चुका है। और उस गैस पाइपलाइन से निकलती आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई खतरनाक बम गिरा दिया गया। लेकिन रूस के अधिकारियों ने गैस पाइपलाइन में हुए विस्फोट को हादसा बताया, जिसकी वजह से उस गैस पाइपलाइन को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि गनीमत यह रही कि उस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर सामने नहीं आई। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क की जमकर तारीफ की और रूस के कब्जे वाले क्राइमिया पर हमला करने में यूक्रेन की मदद नहीं करने पर उन्हें धन्यवाद दिया। क्योंकि पिछले हफ्ते एलॉन मस्क ने एक ट्वीट करके दावा किया कि उन्होंने काला सागर के पास क्राइमिया में रूस की फौज पर होने वाले यूक्रेन के एक बड़े हमले को नाकाम किया था। एलॉन मस्क के मुताबिक उन्होंने इस हमले के लिए अपनी कंपनी स्पेसएक्स की सैटेलाइट से चलने वाले इंटरनेट की सेवा यूक्रेन की फौज को देने से इनकार कर दिया था। एलन मस्क के दावे के मुताबिक ये घटना पिछले साल हुई थी, जबकि यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के एक हफ्ते बाद ही एलॉन मस्क ने अपनी सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन की मदद शुरू कर दी थी, क्योंकि जंग छिड़ने के बाद ही रूस की फौज ने यूक्रेन में इंटरनेट को ठप कर दिया था, जिसके बाद उनकी कंपनी ने सैटेलाइट से चलने वाले इंटरनेट की सेवा यूक्रेन की सेना के लिए शुरू कर दी थी। इस बीच यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस पर भी रूस जैसे ही प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली, जिसके लिए यूरोपीय संसद में एक प्रस्ताव भी पेश कर दिया गया ताकि जल्द से जल्द बेलारूस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकें। यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही रूस का पड़ोसी बेलारूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन की मदद करता आया है। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने रूस की ही तरह बेलारूस पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी तेज कर दी। यूरोपीय संसद में जो प्रस्ताव पेश किया गया उसमें यूक्रेन में हुई बर्बादी के लिए बेलारूस को भी जिम्मेदार ठहराया गया। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट से ये मांग की गई कि बेलारूस पर लगे सभी आरोपों की जांच की जाए। रूस पर पहले ही अमेरिका समेत कई देश कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन अब बेलारूस पर भी प्रतिबंधों की तलवार लटक गई। इधर पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेडीयू विधायक राधाचरण साहा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। एक रोज पहले आरा में उनके फार्म हाउस से ईडी की टीम ने उन्हें टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें पटना की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। खबर है कि उनके फार्म हाउस से ईडी की टीम को एक डायरी मिली, जिसमें कोड वर्ड में पैसों के लेन देन का जिक्र है। उधर उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के घर पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी रही। एक रोज पहले से ही आयकर विभाग की टीम उनके अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई में जुटी है और ये छापेमारी अल जौहर ट्रस्ट के मामले को लेकर हुई। रामपुर के साथ ही नोएडा, देहरादून और बरेली में भी छापे मारे गए। इधर ईडी ने गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ लखनऊ की एक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतीक की पत्नी शाइस्ता पर 50,000 का इनाम है और ईडी ने यह कार्रवाई अतीक के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में की, जिसके तहत जांच एजेंसी अतीक अहमद की कई संपत्तियों को पहले ही जब्त कर चुकी है। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों से डराने के बाद चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए लुभाने वाला ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। चीन ने वहां के लोगों को अपने यहां बसाने और कारोबार करने का लालच दिया। हालांकि ताइवान ने चीन के इस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया और इसे उसकी साजिश का हिस्सा बताया। चीन की शी जिनपिंग सरकार ने चीन के फुजियान प्रांत को ताइवान के साथ जोड़कर विकास करने का वादा किया। चीन के फुजियान प्रांत से ताइवान की दूरी सिर्फ 315 किलोमीटर ही है। चीन के नए ऑफर में ताइवान के लोगों के लिए फुजियान में घर बनाने की छूट देने की बात कही गई।
इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान के लोगों को फुजियान में अपना कारोबार शुरू करने में मदद का भी भरोसा दिया। लेकिन दावा किया गया कि इस ब्लूप्रिंट के जरिए चीन ताइवान पर पूरी तरह कब्जे की फिराक में है। हालांकि इस ऑफर के अलावा उसने ताइवान की सीमा के पास युद्धपोत और लड़ाकू विमान भी तैनात कर रखे हैं। 2 दिन पहले ही उसके भारी भरकम टैंक फुजियान प्रांत की तरफ जाते दिखे थे। इस बीच ताइवान को चीन का हिस्सा बताने पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क पर ताइवान भड़क गया। उसने 2 टूक कह दिया कि ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है। एक रोज पहले मस्क ने अमेरिका में दिए अपने एक बयान में ताइवान को चीन का अभिन्न अंग बताया, जिसके बाद ताइवान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इलॉन मस्क के दिए इस बयान पर ताइवान के विदेश मंत्रालय ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। मस्क को जवाब देने के लिए बाकायदा ताइवान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें यह साफ किया गया कि ताइवान न तो बिकाऊ है और न ही चीन का हिस्सा है। एक दिन पहले इलॉन मस्क ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुए एक कार्यक्रम में ताइवान को चीन का अभिन्न अंग बताया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मस्क ने ताइवान को नाराज किया। पिछले साल अक्टूबर में भी उन्होंने सुझाव दिया था कि ताइवान का कुछ हिस्सा चीन को सौंपकर दोनों देशों के बीच तनाव खत्म किया जा सकता है। उनके इस बयान पर ताइवान ने उस वक्त भी कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। इधर पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत एक जोरदार बम विस्फोट से दहल उठा। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक उस धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें चारों तरफ अफरा तफरी मची दिखी। धमाके के बाद लोग घायलों की मदद करते नजर आए। वीडियो में 2 लोग बुरी तरह घायल एक शख्स को कंधे के सहारे ले जाते दिखे, जबकि जिस जगह धमाका हुआ वहां कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। वहां से सामने आए एक दूसरे वीडियो में गाड़ियां पूरी तरह तबाह नजर आईं। धमाके के बाद वहां पहुंचे पुलिस कर्मियों ने घायल लोगों को इलाज के लिए क्वेटा भेज दिया। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक बलूचिस्तान के मस्तूंग इलाके में दोपहर के वक्त ये जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद वहाँ दहशत फैल गई। धमाके के पीछे किसका हाथ था, इसका पता लगाने में वहाँ की पुलिस जुट गई। लेकिन इसी बीच वहां के कच्ची इलाके से गोलीबारी की खबर सामने आई, जिससे वहां दहशत मच गई। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक वहां रहने वाले 2 कबीलों के लोगों के बीच भयानक गोलीबारी हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और उस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कच्ची इलाके में 2 कबीलों के लोगों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद अबरो और लहरी कबीले के लोग आपस में एक दूसरे पर फायरिंग करने लगे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। बताया गया कि उन लोगों के बीच ये लड़ाई एक जमीन के विवाद की वजह से हुई, जिसमें देखते ही देखते दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हो गई। हालांकि पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इस बात की जानकारी मिलते ही वहां सुरक्षा बल के जवानों को तैनात कर दिया गया। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों के बीच हुई फायरिंग की वजह से पिछले 1 हफ्ते से तुर्खम बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में ट्रक फंसे हुए हैं। 6 सितंबर को तुर्खम बॉर्डर पर एक नई चेक पोस्ट बनाने पर हुए विवाद के बाद दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। इस दौरान तुर्खम बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों के बीच काफी देर तक गोलियां चली थी। इस घटना के बाद पाकिस्तान ने तुर्खम बॉर्डर को बंद कर दिया था, लेकिन परेशानी यह है कि 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी पाकिस्तान ने बॉर्डर को नहीं खोला। वहां से एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में ट्रक फंसे नजर आए। सबसे ज्यादा परेशानी ट्रक ड्राइवर को उठानी पड़ रही। लेकिन मुसीबत यह है कि हम लोग पैसा वैसा हमारे पास नहीं है। अफगानिस्तान का आरोप है कि उसके कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान जानबूझकर बॉर्डर नहीं खोल रहा। हालांकि पाकिस्तान ने उसके आरोपों को खारिज कर दिया। इस बीच बाइडेन के खिलाफ महाभियोग लाने की जांच शुरू होने पर अमेरिका के राष्ट्रपति दफ्तर व्हाइट हाउस ने उनके ऊपर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बाइडेन पर उपराष्ट्रपति रहने के दौरान अपने बेटे हंटर बाइडेन को कारोबार में फायदा पहुंचाने के आरोप हैं। लेकिन उनकी परेशानी तब बढ़ गई जब अमेरिकी संसद के स्पीकर और रिपब्लिकन पार्टी के नेता केविन मैकार्थी ने उनके खिलाफ महाभियोग लाने के लिए जांच की मंजूरी दे दी। इसके बाद राष्ट्रपति के ऑफिस व्हाइट हाउस ने बाइडेन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के सारे आरोपों को नकार दिया। व्हाइट हाउस ने दावा किया कि बाइडेन ने कुछ भी गलत नहीं किया, ये उनके खिलाफ एक साजिश है। बाइडेन पर आरोप है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति रहने के दौरान 2009 से 2017 के बीच बेटे हंटर बाइडेन को कारोबार में फायदा पहुंचाया था। विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी ने फोन कॉल की डिटेल और मनी ट्रांसफर से जुड़े कई सबूत देने का दावा भी किया। आरोप है कि इन सबूतों से बाइडेन परिवार के भ्रष्टाचार में शामिल होने के संकेत मिलते हैं। हालांकि इसमें खुद जो बाइडेन शामिल थे या नहीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल भारतीय मूल के विवेक रामस्वामी के एक बयान पर अमेरिका में नई बहस छिड़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो अमेरिका के सरकारी कर्मचारियों की छटनी कर देंगे। और उनके इसी बयान से वहां भूचाल सा आ गया, क्योंकि विवेक रामस्वामी ने एक इंटरव्यू के दौरान यह ऐलान किया कि अगर वो 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो अमेरिका के 75% सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से हटा देंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में करीब 22.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और अगर विवेक रामस्वामी के फैसले पर अमल किया गया तो उनमें करीब 16 लाख लोगों की नौकरी चली जाएगी। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस कड़ी में सबसे पहली गाज अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI पर गिरेगी, क्योंकि वो सत्ता में आते ही इसे बंद कर देंगे। उनके मुताबिक ऐसा करने से अमेरिकी सरकार को हर साल करोड़ों डॉलर की बचत होगी।
इस बीच अमेरिका के सियाटल में भारतीय छात्रा की मौत पर हंसने वाले आरोपी पुलिसकर्मी पर भारत ने सख्त रुख दिखाया, क्योंकि आरोप है कि उस पुलिसकर्मी ने पहले उस भारतीय छात्रा को कार से टक्कर मारी और फिर उनकी मौत पर मजाक भी उड़ाया, जिसका एक वीडियो सामने आया। और ये वीडियो 23 जनवरी का बताया गया, जो अब सामने आया, जिसमें वो पुलिसकर्मी फोन पर किसी से बात करता दिखाई दिया। But she is dead. इस वीडियो में आरोपी पुलिसकर्मी हंसते हुए उस शख्स से भारतीय छात्रा की मौत पर मुआवजे का चेक तैयार रखने की बात कहता दिखा। $11,000. She was 26 anyway. She had limited value. पुलिसकर्मी का ये वीडियो उसकी वर्दी में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। वीडियो सामने आने के बाद सैन फ्रांसिस्को में भारत के दूतावास ने इस घटना को परेशान करने वाला बताया और आरोपी पुलिसकर्मी को सख्त सजा देने की मांग की। इस हादसे में मरने वाली छात्रा का नाम जाह्नवी कंडूला था। वो हैदराबाद की रहने वाली थी और पढ़ाई के लिए 2021 में भारत से अमेरिका गई थी, लेकिन आरोप है कि सड़क पार करते समय पुलिस की गाड़ी की टक्कर से उनकी मौत हो गई। इधर राजस्थान के धौलपुर में मुफ्त मोबाइल फोन लेने पहुंची भीड़ की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस कर्मियों ने उन पर सख्ती बरती, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिस के जवान वहां मौजूद कई आदमियों पर डंडे बरसाते नजर आए। साथ ही उन लोगों को वहां से खदेड़ते दिखाई दिए। इस बीच पुलिस और वहां मौजूद लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई, क्योंकि धौलपुर में मुफ्त मोबाइल फोन लेने पहुंची भीड़ बेकाबू हो गई। इसलिए पुलिस कर्मियों को बल प्रयोग करना पड़ा। बताया गया कि महिलाओं की जगह उनके घरों के आदमी वहां जबरन मुफ्त में मोबाइल फोन लेने पहुंच गए, जिन्हें पुलिस की टीम हटाती दिखी। असल में राजस्थान की सरकार वहां महिलाओं को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मुफ्त में मोबाइल फोन दे रही है। इसी कड़ी में महिलाएं वहां मोबाइल फोन लेने पहुंची थी, लेकिन वहां अफरा तफरी मच गई। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां बारामती नदी में एक नाव के पलटने से 30 से ज्यादा लोग नदी में गिर गए, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। और इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। हादसे की खबर मिलते ही वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पीड़ितों के परिवार वाले रोते बिलखते नजर आए। बताया गया कि हादसे को देखकर वहां खड़े कुछ लोगों ने नदी में कूदकर डूब रहे लोगों की जान बचाने की कोशिश की। वाला आदमी से डूब गया। घटना की सूचना मिलने के बाद हादसे वाली जगह पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक टीम पहुंची, जिसने लोगों को बचाने का काम शुरू किया। इस घटना के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। जो भी इससे पीड़ित हुए हैं उनके परिवार को तो किया ही जाएगा मदद। बताया गया कि नदी के किनारे आते ही नाव का संतुलन बिगड़ा और उसमें बैठे सभी लोग नदी में गिर गए, जिसके बाद राहत बचाव की टीम ने करीब 20 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया, जबकि 10 से ज्यादा लोग लापता बताए गए। इस बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म से जोड़ने का ऐलान किया। इसके जरिए कोर्ट में सभी लंबित मामलों की ट्रैकिंग होती रहे। जिला अदालतें और हाई कोर्ट पहले ही इससे जुड़ चुकी हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट को भी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया, ताकि कोर्ट में किन मामलों की सुनवाई चल रही है और इससे जुड़े दूसरे अपडेट लोगों को आसानी से मिल सके। इधर सुप्रीम कोर्ट के नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म से जुड़ने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस की तारीफ की। उन्होंने ट्वीट कर इसे बहुत बड़ा कदम बताया और उम्मीद जताई कि इससे कोर्ट की कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। प्रधानमंत्री ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की प्रशंसा की। उधर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बाजार में 100 से ज्यादा दुकानों में आग लग गई। इतनी भीषण आग कि उसे बुझाने के लिए बुलाई गई दमकल की टीम के पसीने छूट गए, लेकिन इसके बावजूद उस आग पर काबू पाना आसान नहीं था। शुरुआत में एक दुकान में लगी आग धीरे धीरे तेज होती गई और आसपास के कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कुछ ही मिनटों में आग से निकला काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया और उस आग का तांडव देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग को बुझाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो आग इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि लगातार बढ़ती गई। उसे देखकर ऐसा लगा मानो कुछ भी नहीं बचेगा, और हुआ भी ऐसा ही। आग ने 100 से ज्यादा दुकानों को जलाकर राख कर दिया। हालांकि काफी देर की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस बीच इंडोनेशिया के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने की मुहिम तेज कर दी गई, क्योंकि वहां के सुमात्रा द्वीप में जंगलों की आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की जान पर खतरा मंडराने लगा। वहां के सुमात्रा द्वीप से जो वीडियो सामने आया उसमें जंगलों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आईं, जिसके धुएं ने पूरे आसमान को घेर लिया। ऐसे में हेलीकॉप्टर की मदद से उस पर काबू पाने की कोशिश तेज हो गई। इसकी जो तस्वीरें आई उनमें हेलीकॉप्टर जंगलों में पानी की बौछार करते नजर आए। आग का ये खौफनाक मंजर देखकर वहां दहशत फैल गई, क्योंकि आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि जंगल का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। ऐसे में वहां के दमकल कर्मी दिन रात आग पर काबू पाने में जुट गए, ताकि आग को रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से रोका जा सके। बताया गया कि इससे पहले साल 2015 और 2019 में भी इंडोनेशिया के जंगलों में भीषण आग लगी थी, जिससे वहां कई एकड़ जंगल जलकर राख हो गए थे। उधर चीन में हुए एक हादसे ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। वहां एक एक्सप्रेसवे पर पुल बनाने के दौरान क्रेन गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि उस हादसे के वक्त उस क्रेन के नीचे कई मजदूर काम कर रहे थे।
जो उस हादसे का शिकार हो गए और 6 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। वहां से जो वीडियो आया उसमें वो क्रेन जमीन पर गिरी दिखी। जानकारी के मुताबिक चीन के सिचुआन प्रांत में एक पुल बनाने का काम चल रहा था और इस दौरान वहां मौजूद क्रेन अचानक नीचे गिर गई। इस हादसे में 11 लोग मलबे के नीचे दब गए, जिन्हें एक एक कर निकाला गया। यह हादसा इतना भयानक था कि मलबे में दबे कई लोगों ने तो वहीं दम तोड़ दिया, जबकि 5 की हालत गंभीर बताई गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इस बीच अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में डॉग स्क्वाड की मदद से जेल से फरार कैदियों को पकड़ने की चर्चा दुनिया भर में हुई। 2 हफ्ते पहले वो कैदी सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर जेल से फरार हो गया था, लेकिन एक रोज पहले उसे पुलिस वालों ने दबोच लिया। हत्या के आरोपी उस कैदी को पकड़ने वाली पुलिस टीम के एक अफसर ने बताया कि उस कैदी ने एक घर से बंदूक चुरा ली थी और एक शख्स पर फायरिंग भी कर दी। सूचना मिलने पर डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई और उस इलाके की घेरेबंदी कर दी। पुलिस के मुताबिक वो कैदी बचने के लिए झाड़ियों के बीच छिप गया, जिसके बाद पुलिस टीम ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जिसके बाद डॉग स्क्वाड को उसे पकड़ने के लिए भेजा गया। पुलिस के मुताबिक झाड़ियों में छिपे उस कैदी पर डॉग स्क्वाड के कुत्ते झपट पड़े और बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर यूरोप के देश पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में एक कार में बंद रहने की वजह से एक बच्ची की मौत का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। पुर्तगाल के मीडिया के मुताबिक 10 महीने की वो मासूम करीब 7 घंटे तक उस कार में बंद रही और बाद में उस बच्ची का शव कार की पिछली सीट पर मिला, क्योंकि पुर्तगाल के मीडिया के मुताबिक उस बच्ची का पिता उसे क्रैश यानी बच्चों की देखभाल करने वाली जगह पर छोड़ना भूल गया और कार में सो रही 10 महीने की मासूम को अपने साथ लेकर दफ्तर पहुंच गया। कार को पार्किंग में छोड़ने के बाद करीब 7 घंटे बाद जब बच्ची का पिता दफ्तर से बाहर आया तो वो मासूम कार में बेसुध हालत में मिली, जिसे देखकर उस बच्ची के पिता के होश उड़ गए। बच्ची को जगाने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं उठी, जिसके बाद उस बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच में पता चला कि उस मासूम की मौत कार में तेज गर्मी के बाद बढ़ी घुटन से हुई। उधर सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने जंग के बीच दुनिया भर से 20,000 से ज्यादा यहूदी तीर्थयात्रियों के यूक्रेन के उमन शहर पहुंचने का दावा किया। यहूदी आंदोलन के संस्थापक रबी नखमन का जन्म स्थान होने की वजह से यह शहर यहूदी समुदाय के लिए पवित्र स्थान है और इसीलिए अमेरिका, इजराइल और दूसरे कई देशों से 20,000 से ज्यादा यहूदी तीर्थयात्री यहूदियों के नए साल का जश्न मनाने वहां पहुंच गए। 15 सितंबर से यहूदियों का नया साल शुरू होगा, जबकि जंग की वजह से कीव ने यहूदी समुदाय के लोगों से उमन की यात्रा नहीं करने की अपील की थी, लेकिन इसके बाद भी वहां हजारों की संख्या में यहूदी समुदाय के लोग पहुंच गए। इसके बाद कीव की तरफ से इन यहूदी तीर्थयात्रियों के रहने के लिए वहां 20 से ज्यादा कंक्रीट के शेल्टर बनाए गए ताकि उन्हें रूस के हमले से बचाया जा सके, क्योंकि रूसी सेना ने कई बार इस शहर को निशाना बनाया। अप्रैल में ही शहर के एक रिहायशी इलाके पर रूस ने मिसाइल से हमला किया था, जिसमें 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हालांकि कीव का दावा है कि उमन में हालात उसके कंट्रोल में है। इधर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्टील प्लांट के विस्तारीकरण कार्यक्रम के दौरान बवाल हो गया। बताया गया कि उस प्लांट की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों को नोटिस दिया गया था, लेकिन आरोप है कि सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उन लोगों ने हमला कर दिया और उस विस्तारीकरण के भूमि पूजन के लिए लगाए गए पंडाल को उन लोगों ने उखाड़ डाला, जिससे उस प्लांट के उस प्रोजेक्ट की बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन करने पहुंचे अधिकारियों को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। इस दौरान सीआईएसएफ के जवानों ने उन उपद्रवियों को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनमें शामिल सैकड़ों महिलाओं ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और अधिकारियों को घेर लिया। इसके बाद हालात को बेकाबू होते देख सीआईएसएफ के जवानों ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो लोग और भड़क गए और उन्होंने सड़क के बीच में एक बड़े पेड़ को रखकर जैम लगा दिया। इस दौरान वहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर ही बैठ गईं। बवाल की सूचना पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने किसी तरह हालात को काबू किया। इस बीच बिहार के समस्तीपुर में ड्यूटी के दौरान एक सिपाही के आत्महत्या करने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि 26 साल की उस सिपाही ने पुलिस कंट्रोल रूम में लगे पंखे पर फंदा बांधकर फांसी लगा ली। इस बात की भनक लगते ही वहां तैनात दूसरे पुलिसकर्मियों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर सिपाही के शव को नीचे उतारा और उसे लेकर तुरंत अस्पताल भागे, जहां डॉक्टरों ने सिपाही अर्चना कुमारी को मृत घोषित कर दिया। ये सुनते ही फांसी लगाने वाली सिपाही के पति के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। खुदकुशी करने वाली सिपाही के पति खुद भी समस्तीपुर में एक सिपाही हैं, मगर वो 2 महीने से सस्पेंड हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस लाइंस में तैनात मेजर ने साजिश के तहत उन्हें सस्पेंड करवाया। इसी वजह से उनकी पत्नी बहुत तनाव में थी। मिठाई मांगते थे मेजर साहब 4 किलो 5 किलो और देते थे, जब मिलने हो जब 5,000 रुपया 2,000। सिपाही के पति के आरोपों से खुदकुशी का यह मामला काफी पेचीदा नजर आया, मगर पुलिस ने भरोसा दिया कि वो मामले को सुलझा कर रहेगी। उधर स्पेन के माद्रिद से आए एक वीडियो की चर्चा दुनिया भर में होने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वीडियो में स्पेन के एक न्यूज चैनल के लिए लाइव रिपोर्टिंग कर रही एक रिपोर्टर से एक आदमी सरेआम छेड़खानी करता नजर आया, जिसके बाद उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर न सिर्फ स्पेन बल्कि दुनिया के कई देशों के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।
क्योंकि उस वीडियो में दिखा कि स्पेन के क्वात्रो चैनल के लिए रिपोर्टिंग कर रही उस लड़की से आरोपी लड़के ने छेड़खानी की, जिसके बाद उस रिपोर्टर ने हिम्मत दिखाते हुए उस लड़के का चेहरा टीवी पर दिखाया, लेकिन उस लड़के ने जाते जाते एक बार फिर उस रिपोर्टर के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की। हालांकि वो इसे पहले ही भांप गई और फौरन वहां से दूर हट गई। और इस घटना को स्पेन के उस चैनल ने लाइव दिखाया, जिसके बाद लोग उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लाखों लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, जिसका असर ये हुआ कि मद्रिद की पुलिस ने उस आदमी को ढूंढकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक तेज रफ्तार बस हादसे का शिकार हो गई। हादसा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बस हाईवे के किनारे बने एक बैरियर को तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें दिखाई दिया कि वो बस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर तेजी से एक तरफ जा रही थी, लेकिन तभी अचानक बस एक्सप्रेसवे के बाईं तरफ मुड़ती चली गई। इसके बाद वो बिना रुके वहां लगे उस बैरियर को तोड़ती हुई नीचे जा गिरी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ को भी बड़ा तोहफा दिया। वहां उन्होंने रेलवे से जुड़ी 6,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और आयुष्मान भारत योजना के तहत 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वहां एक रोड शो और रैली भी की, जिसमें काफी भीड़ जुटी। इधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने वहां के जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। वहां एक दिन पहले हुई मुठभेड़ में सेना के 3 अधिकारी शहीद हो गए, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने अनंतनाग की उस पहाड़ी में मौजूद जंगलों में आतंकियों की तलाश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहां जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इस दौरान वहां इतनी फायरिंग हुई कि वो पूरा इलाका थर्रा गया। धमाकों की आवाज से ये पूरा एरिया इस वक्त गूंज रहा है दूर दूर तक। इस तलाशी अभियान के दौरान वहां सुबह से लेकर दिन ढलने तक लगातार गोलियों की आवाजें सुनाई दी। उधर एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी और सेना के कर्नल और मेजर के घरों में मातम पसर गया। एक दिन पहले सुबह अनंतनाग के घने जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल ने ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें 3 बड़े अधिकारी शहीद हो गए थे। जिसके बाद पंजाब के मोहाली में कर्नल मनप्रीत सिंह के घर में रिश्तेदारों का पहुंचना शुरू हो गया। कर्नल मनप्रीत सिंह की मां बिल्कुल बेसुध नजर आई। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को अगले महीने छुट्टी पर आना था, लेकिन उससे पहले ही उनकी खबर उनके घर पहुंच गई। मेरे दिल का टुकड़ा शहीद हो गया। सेना में मेजर रहे आशीष धुनैक की शहादत का पता चलते ही हरियाणा के पानीपत में उनके घर में भी माहौल गमगीन हो गया। एक दिन पहले शुरू हुए एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी हुमायूं भट्ट भी शहीद हो गए थे। इस बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के शहीद जवान रवि कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2 दिन पहले राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में वो शहीद हो गए थे। जिसके बाद रवि कुमार का पार्थिव शरीर किश्तवाड़ लाया गया और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार के लोगों ने बताया कि दिसंबर में उनकी शादी होनी थी, जिसके लिए घर में तैयारियां चल रही थी। और जम्मू कश्मीर के राजौरी और अनंतनाग में हुए आतंकी हमलों के बाद वहां पाकिस्तान के खिलाफ लोग भड़क गए और विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। इस बीच जम्मू में बीजेपी के युवा मोर्चा और डोगरा फ्रंट ने जगह जगह प्रदर्शन किए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान वहां विरोध मार्च निकाला गया, जबकि कार्यकर्ता एक पुतले पर पाकिस्तान का झंडा लगाकर उसे जलाते भी दिखाई दिए, क्योंकि राजौरी और अनंतनाग में हुए आतंकी हमलों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो आग बबूला हो गए। विश्वास है कि हमारे सैनिकों के पराक्रम अदम्य साहस पर कि एक भी आतंकवादी बच नहीं पाएगा। वहीं जम्मू से पाकिस्तान के खिलाफ हुए जोरदार प्रदर्शन की दूसरी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता पाकिस्तान के झंडे को आग के हवाले करते दिखे। इस बीच वहां जबरदस्त नारेबाजी हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आतंकी हमलों के खिलाफ सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग कर दी। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकियों के कैंप के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शिफ्ट कर दिए, ताकि वहां से आतंकी आसानी से हिंदुस्तान में घुसपैठ कर कश्मीर समेत दूसरे राज्यों में दहशत फैला सकें। और सूत्रों के मुताबिक ये साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर रची गई, जिसका मकसद कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ाना है। क्योंकि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों की सेना ने कमर तोड़ दी है, जिससे ISI बुरी तरह चिढ़ गया। खुफिया सूत्रों का दावा है कि इसीलिए उसने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में चल रहे आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अल बद्र के ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शिफ्ट करा दिए। खुफिया एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि ज्यादातर टेरर कैंप मानसहेरा, मुजफ्फराबाद और कोटली में, जो बॉर्डर से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दावा यह भी है कि इन टेरर कैंपों में बड़ी संख्या में आतंकी मौजूद
मौजूद हैं जो हमले के लिए भारत में घुसने की फिराक में हैं। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों को ड्रोन के जरिए खतरनाक हथियारों की सप्लाई की गई। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर आतंकियों को हथियार भेजे गए। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ड्रोन से हथियारों की सप्लाई की गई। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के लिए सीमा पार से कई ड्रोन उड़ाए गए थे, जिन्होंने श्रीनगर के आसपास के इलाकों में करीब 300 छोटे हथियार गिराए। दावा किया गया कि ISI की तरफ से टारगेट किलिंग के लिए इन आतंकियों को हथियार सप्लाई किया गया। खबर यह भी है कि ISI ने आतंकी संगठनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ाने के लिए दबाव बनाया है, जिसके लिए उसने नए सिरे से आतंकियों को हथियारों की सप्लाई शुरू की। सूत्रों का दावा है कि सीमा पार से न सिर्फ ड्रोन के जरिए बल्कि जमीनी रास्तों से भी आतंकियों तक हथियारों को पहुंचाया जा रहा है। इस बीच खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल के जवानों पर हमले से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की थी। ये बैठक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुई थी। और दावा है कि उसी बैठक के बाद अनंतनाग में आतंकियों ने सुरक्षा बल को निशाना बनाया, जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अनंतनाग में आतंकियों के इस हमले से पहले ISI ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बैठक की थी। खुफिया दस्तावेज के मुताबिक उस बैठक में ISI के मेजर हमजा, लश्कर कमांडर वलीद खान और रफीक उर्फ सुल्तान शामिल थे। रफीक कश्मीर का रहने वाला है, जिस पर आतंकियों की मदद का आरोप है। खुफिया दस्तावेज बताते हैं कि इस बैठक में ISI ने भारत में बड़ी संख्या में आतंकियों को भेजने और सुरक्षा बल को निशाना बनाने का आदेश दिया था। खबर यह भी है कि पाकिस्तानी सेना की एक विशेष कमांडो यूनिट की देखरेख में लश्कर के आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। इधर कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज ने एक विवादास्पद बयान दे दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी और अनंतनाग में हुए हमले को लेकर उन्होंने आतंकियों पर यह बयान दिया। और इन मिलिटेंट्स के साथ भी बात होनी चाहिए, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या इज़्तिराब है। और राजौरी में हुई मुठभेड़ के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की अपील कर दी। उन्होंने कहा कि बिना बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। हमें दोनों मुल्कों को घमंड छोड़ देना चाहिए और टेबल पे आके बात करनी चाहिए। उधर शिवसेना के नेता के उद्धव गुट ने भारत और पाकिस्तान का मैच रद्द करने की मांग कर दी, क्योंकि एशिया कप में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच खेला जा रहा है और उस मैच में जो भी टीम जीतेगी उसका मुकाबला 17 सितंबर को भारतीय टीम से होगा। अगर मैच होता है इसके बाद तो हम उसका विरोध करेंगे। इस बीच आतंकियों की साजिश जम्मू कश्मीर के सिर्फ अनंतनाग तक ही सिमटी नहीं रही, बल्कि वो वहां के कुपवाड़ा में भी सेना पर हमला करने की फिराक में थी, मगर सेना ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। आतंकियों ने वहां हंदवाड़ा बारामूला हाईवे पर कई किलो विस्फोटक छिपाया हुआ था, जिसे सेना ने पहले ही बरामद कर लिया और इससे पहले कि कोई हादसा होता सेना ने विस्फोटक को धमाका करके उड़ा दिया। ये सेना की बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई, क्योंकि एक तरफ आतंकी दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग के घने जंगलों में सुरक्षा बल के जवानों से भिड़े, दूसरी तरफ उन्होंने वहां से करीब 200 किलोमीटर दूर उत्तर में कुपवाड़ा में सेना के खिलाफ जाल बिछाया, मगर सेना को आतंकियों की साजिश की भनक लग गई। हंदवाड़ा बारामूला हाईवे पर विस्फोटक का पता चलते ही ट्रैफिक को रोक दिया गया और बम निरोधी दस्ते, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने इलाके में डेरा डाल दिया और विस्फोटक में ब्लास्ट कर दिया। इधर विपक्षी गठबंधन ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए कई बड़े मीडिया हाउस के पत्रकारों के शो में अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को न भेजने का फैसला कर लिया और बाकायदा एक लिस्ट जारी की, जिसमें न्यूज 18, टीवी टुडे, रिपब्लिक और टाइम्स ग्रुप जैसे बड़े मीडिया हाउस के 14 पत्रकारों के नाम शामिल हैं। विपक्षी गठबंधन ने फैसला किया है कि वो इन पत्रकारों के किसी शो में अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे। हालांकि बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों के इस फैसले को चुनाव से पहले उनकी छटपटाहट बड़ी खबर आ रही है इटली से। वहां अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया से आए शरणार्थियों ने सरकार के खिलाफ हंगामा कर दिया, क्योंकि एक दिन में इटली में ट्यूनीशिया से हजारों की संख्या में शरणार्थी पहुंच गए और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सत्ता में आते ही संकेत दे दिए थे कि वो भूमध्य सागर के रास्ते इटली आने वाले शरणार्थियों पर लगाम लगाएंगी। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इस मुद्दे को जमकर भुनाया था, लेकिन शरणार्थियों पर सख्ती की तैयारी में जुटी इटली की सरकार पर ट्यूनीशिया से आए लोग भड़क गए, क्योंकि एक दिन में इटली के लंपेदुसा में करीब 7000 शरणार्थी पहुंच गए, जिन्हें रोके जाने पर उन शरणार्थियों ने हंगामा कर दिया। जबरदस्त भीड़ को काबू करने में लगे सुरक्षा कर्मियों के तो हाथ पांव ही फूल गए, क्योंकि शरणार्थियों की संख्या हजारों में थी, जो केवल एक दिन में इटली के लंपेदुसा पहुंचे, जिसके बाद वहां आपातकाल जैसे हालात हो गए। शरणार्थी कैंप में घुसने के लिए भगदड़ मच गई। नतीजा ये हुआ कि सुरक्षा कर्मियों को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इटली का लंपेदुसा वहां के सिसिली प्रांत का हिस्सा है, जो भूमध्य सागर के किनारे बसा है, जहां से नाव पर सवार होकर हजारों शरणार्थी वहां पहुंचे, जिसके बाद वहां की सरकार ने लंपेदुसा में इमरजेंसी लगा दी, जिस पर शरणार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा।
क्योंकि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सत्ता में आते ही संकेत दे दिए थे कि वो भूमध्य सागर के रास्ते इटली आने वाले शरणार्थियों पर लगाम लगाएंगी। चुनाव के समय यह मुद्दा उनके चुनावी मुद्दों तक में शामिल था। और सरकार में आते ही जॉर्जिया मेलोनी ने संकेत देने शुरू कर दिए कि वो भूमध्य सागर के रास्ते इटली आने वाले शरणार्थियों पर सख्ती करेंगी, जिसके लिए उनकी सरकार ने कानून लाने की भी तैयारी कर ली। क्योंकि इसी साल फरवरी और अगस्त में इटली आ रहे शरणार्थियों से भरी नाव के पलटने की वजह से कई लोगों की जान चली गई। इटली सरकार ने पिछले महीने एक आंकड़ा जारी किया और बताया कि इस साल वहां करीब 1 लाख शरणार्थी पहुंचे, जिनमें सबसे ज्यादा शरणार्थी गयाना, मिस्र और ट्यूनीशिया के थे। जिसके बाद इटली की सरकार ने मानव तस्करी के शक में नियम कड़े करने की तैयारी कर ली और इसका विरोध शुरू हो गया। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक तेज रफ्तार बस हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बस हाईवे के किनारे बने एक बैरियर को तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें दिखाई दिया कि वो बस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर तेजी से एक तरफ जा रही थी, लेकिन तभी अचानक बस एक्सप्रेसवे के बाईं तरफ मुड़ती चली गई। इसके बाद वो बिना रुके वहां लगे उस बैरियर को तोड़ती हुई नीचे जा गिरी। बस के हादसे का शिकार होते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। मदद के लिए पहुंचे लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को निकालना शुरू किया। खबर मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उधर अमेरिका की तरफ से जारी की गई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों का पर्दाफाश कर दिया। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पाकिस्तान सरकार की आलोचना शुरू हो गई, क्योंकि वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार ने जनता को राहत देने के बजाय सारा पैसा अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने में लगा दिया। जिसकी गवाही दी अमेरिका की रिसर्च एजेंसी की तरफ से जारी की गई इन सैटेलाइट तस्वीरों ने, जिनमें भारत से लगने वाली सीमा के पास पाकिस्तानी सेना के कई गुप्त फौजी अड्डे दिखाई दिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सिंध प्रांत के पहाड़ी इलाके में कई नए परमाणु अड्डे बना रहा है। आशंका जताई गई कि उसने नए अड्डों को जानबूझकर भारत से लगने वाली सीमा के पास तैयार किया। इन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया गया कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में सिंध प्रांत के खुशाब से करीब 33 किलोमीटर दूर प्लूटोनियम बनाने वाले संयंत्र लगाए। इसके अलावा इस्लामाबाद के पास भी उसने अपने परमाणु अड्डों का विस्तार किया, जिनके आसपास कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के अलावा उन्हें दागने वाले लॉन्चर भी नजर आए। इस बीच खबर है कि G20 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऐलान के बाद पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया। वहां के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अचानक तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप तैयब एर्दोआन से मिलने पहुंच गए और उनसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के निर्माण में दखल देने की गुहार लगाई। दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के निर्माण पर मोहर लगी थी, जिसे दुनिया के 8 देश मिलकर बनाएंगे। इसके बनने से भारत की यूरोप तक सीधी पहुंच हो जाएगी, जिससे आयात निर्यात आसान और सस्ता हो जाएगा। और खबर है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट में अड़ंगा डाल सकता है। इसलिए आसिम मुनीर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के दरवाजे पर पहुंच गए, क्योंकि इस कॉरिडोर के ऐलान के बाद तुर्की ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने दावा किया था कि तुर्की के बिना इस कॉरिडोर का निर्माण संभव नहीं होगा, जबकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर तुर्की जाए बिना यूरोप पहुंच जाएगा। उधर ब्रिटेन के सरे शहर में पाकिस्तानी मूल की एक लड़की की हत्या का मामला पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गया, क्योंकि 10 साल की उस लड़की की हत्या के आरोप में उसके पिता, सौतेली मां और उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक सारा शरीफ नाम की उस लड़की का शव 10 अगस्त को उसके घर पर मिला था, जबकि उससे एक दिन पहले ही तीनों आरोपी ब्रिटेन के सरे शहर से पाकिस्तान भाग गए थे। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक सारा शरीफ के शव पर बेहिसाब चोट के निशान पाए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी चोट की वजह से ही जान जाने की बात सामने आई थी। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक वहां की पुलिस को सबसे ज्यादा शक सारा के परिवार वालों पर ही हुआ, क्योंकि जांच में पता चला कि सारा के पिता ने 8 अगस्त को जल्दबाजी में ब्रिटेन से पाकिस्तान जाने के लिए प्लेन की टिकट ली थी, जिसमें सारा के पिता के अलावा उसकी सौतेली मां, चाचा और 5 भाई बहनों के टिकट शामिल थे। 9 अगस्त को उन सभी के ब्रिटेन से रवाना होने के अगले ही दिन पुलिस ने सारा शरीफ का शव बरामद किया था, लेकिन वारदात के 1 महीने बीतने के बाद तीनों आरोपी ब्रिटेन लौट गए और वहां पहले से ही उनकी तलाश में जुटी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। इधर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने पाकिस्तान से ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए होने वाले टूर्नामेंट की मेजबानी छीन ली। ये टूर्नामेंट अगले साल जनवरी में पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने पाकिस्तान से इस टूर्नामेंट की मेजबानी का अधिकार छीन लिया। माना जा रहा है कि पाकिस्तान हॉकी संघ और पाकिस्तान खेल बोर्ड की अंदरूनी कलह इसकी वजह बनी। उधर भुखमरी से जूझ रहे देशों की मदद करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था विश्व खाद्य कार्यक्रम ने अफगानिस्तान में बजट की भारी कमी की चेतावनी दी। इस संस्था के मुताबिक वहां 1 करोड़ लोगों तक मदद नहीं पहुंच पाई, जिसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की संस्था विश्व खाद्य कार्यक्रम ने $100 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 8,000 करोड़ की मांग की, ताकि अफगानिस्तान में भुखमरी की समस्या दूर हो सके। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी में मामूली बात पर बीच सड़क पर मारपीट का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे दिखाई दी। सड़क पर हुई मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो लोग एक दूसरे पर हमले करते नजर आए।
एक आदमी तो अपने हेलमेट से ही दूसरे को पीटता दिखाई दिया। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर घूंसे बरसाते रहे। इस दौरान सड़क पर जैम भी लग गया, मगर वो फिर भी लड़ने से पीछे नहीं हटे। मारपीट के दौरान एक महिला को इतनी चोट आई कि वो सड़क पर ही लेट गई। बीच सड़क पर मारपीट होती देख वहां से गुजरने वालों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। बताया गया कि दोनों पक्षों में गाली गलौज के बाद मारपीट शुरू हुई थी। इस बीच बिहार के बेतिया से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें दो बदमाश पिस्तौल के दम पर एक बैंक को लूटते नजर आए। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें दो नकाबपोश बदमाश बैंक में पिस्तौल लेकर घुसते दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने वहां खड़े एक आदमी का कॉलर पकड़ा और उस पर पिस्तौल तान दी। इस दौरान उस आदमी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। बताया गया कि दोनों बदमाशों ने मिलकर उस बैंक से करीब 9 लाख रुपए लूटे और बैंक के बाहर खड़े अपने दो साथियों के साथ फरार हो गए। इस वारदात के बाद उस बैंक के मैनेजर और कैशियर ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई। उधर उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको की संसद में शव रखे जाने से पूरी दुनिया चौंक गई। दावा किया गया कि दोनों शव एलियन के हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और धोखाधड़ी बताया। एक रोज पहले वहां की संसद में दोनों शव रखे गए थे और दावा किया गया कि ये शव करीब 1000 साल पुराने हैं। मेक्सिको की संसद से इसका टीवी पर लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। संसद के हॉल में उन शवों को लकड़ी के बॉक्स में रखा गया था। दावा किया गया कि ये शव पेरू की एक खदान से मिले थे। मेक्सिको की संसद में रखे गए इन शवों के हाथों में 3 उंगलियां होने का भी दावा किया गया। संसद में चर्चा के दौरान वहां की सरकार से इन शवों पर रिसर्च के लिए मंजूरी देने की मांग की गई। मेक्सिको की संसद में दिखाए गए इन शवों के एलियन होने के दावे के साथ ही दुनिया भर में इस पर चर्चा शुरू हो गई। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर सवाल उठाया और इसे धोखाधड़ी बता दिया और दावा किया कि मेक्सिको की संसद में दिखाए गए ये शव 2017 के हैं। उधर गुजरात के सूरत में पुलिस ने अवैध तरीके से भारत में घुसने के आरोप में बांग्लादेश के 6 नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद किए और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उनके भारत में अवैध तरीके से घुसने की पहचान हुई। बांग्लादेश से भारतीय सीमा में दाखिल होने वाले आरोपियों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। उधर पंजाब की पटियाला पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद करने के आरोप में भोपाल से एक फौजी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पटियाला में अमरीक नाम के बदमाश की गिरफ्तारी के बाद यह कार्रवाई की गई, जिसके मुताबिक आरोपी फौजी उस बदमाश को सेना से जुड़ी जानकारियां भेजता था। मोबाइल में आर्मी की काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश के संबंध ISI से थे। इस बीच उत्तर प्रदेश के बरेली से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक बहू ने अपनी सास की पिटाई कर दी। वहीं इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जो वायरल वीडियो सामने आया उसमें वो बहू अपनी सास को धक्के मारती नजर आई और सास के विरोध करने पर उन पर थप्पड़ बरसाती दिखी, जिसके बाद सास अपना बचाव करते हुए कमरे से बाहर निकलती नजर आई, लेकिन बहू ने उनके बाल खींचे और उन्हें धक्के देकर कमरे में बैठा दिया। इस दौरान सास दोबारा कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती दिखी, जिसके बाद बहू ने फिर से उन्हें धक्का मारा और उनके पैर मोड़ दिए, जिससे वो चीखने चिल्लाने लगी। आरोप है कि इस दौरान उस बहू ने अपनी सास का गला दबा दिया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की। बताया गया कि आरोपी महिला रोजाना अपनी सास को परेशान करती थी, जिसका पता लगाने के लिए उसके पति ने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया था। वहीं इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद आरोपी महिला के पति और सास ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 साल की एक बच्ची एक खौफनाक हिट एंड रन का शिकार हो गई। एक कार उस बच्ची को रौंद कर चली गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि उस हादसे में वो बच्ची अपनी जान से हाथ धो बैठी। वीडियो में वो बच्ची एक गली में खेलती हुई नजर आई। उसी गली में एक महिला भी टहलती दिखी, लेकिन तभी एक सफेद कार उस गली में घुसी और वहां बैठी बच्ची को रौंद कर चलती बनी। कार के ड्राइवर को बच्ची नजर ही नहीं आई और बच्ची को कुचलने के बाद भी उसने कार नहीं रोकी। इस दर्दनाक हादसे में 2 साल की उस बच्ची ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बच्ची का शव लेकर सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। अब पुलिस उस कार के ड्राइवर की तलाश में जुटी है। उधर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने आदित्य L1 के 4थी बार ऑर्बिट बढ़ाने की जानकारी दी। सूरज के अध्ययन के लिए 2 सितंबर को इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया था और पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे आदित्य L1 का ऑर्बिट अगले कुछ घंटों में 4थी बार बढ़ाया जाएगा। इसरो के मुताबिक इसके बाद यह अंतरिक्ष यान सूर्य के ऑर्बिट की तरफ बढ़ जाएगा। इस बीच अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक 4 साल के बच्चे की उस बीमारी का पता चल गया जिसे 17 डॉक्टर खोजने में नाकाम रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पता लगाया कि बच्चे को टेदर्ड कॉर्ड नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से बच्चा 3 साल तक दर्द से तड़पता रहा। उसकी लंबाई बढ़नी भी बंद हो गई, लेकिन 17 डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी बीमारी का पता नहीं चल पाया, जिसके बाद बच्चे की मां ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली और चैट GPT में बच्चे की बीमारी की डिटेल डाली, जिसके बाद पता चला कि 4 साल के उस बच्चे को
टेदर्ड कॉर्ड नाम की बीमारी है, जिसमें रीढ़ की हड्डी में दिक्कत होती है और शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को बैठने में दिक्कत हुई और लंबाई नहीं बढ़ी। लेकिन चैट जीपीटी के बीमारी का पता लगाने के बाद 4 साल के एलेक्स की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई और अब वो ठीक हो रहा। उधर स्वीडन की एक कोर्ट ने एक ऐसे मामले में सजा सुनाई जिसकी चर्चा हर तरफ होने लगी। स्वीडन के मीडिया के मुताबिक वहां एक आदमी पर अपनी पत्नी के शव को फ्रीजर में छिपाकर रखने और गलत जानकारी के जरिए उसकी पेंशन लेने के आरोप लगे, जिसमें स्वीडन की एक कोर्ट ने उसे दोषी पाया और स्टॉकहोम से करीब 340 किलोमीटर दूर ओरियंग में रहने वाले उस आदमी को 3.5 साल की सजा सुनाई। स्वीडन की मीडिया के मुताबिक उस आदमी की पत्नी की मौत 2018 में कैंसर से हो चुकी थी, लेकिन उसने पत्नी के शव को कब्रिस्तान में दफनाया नहीं बल्कि अपने घर के फ्रीजर में रख दिया। 5 साल तक उसने अपनी पत्नी के शव को फ्रीजर में छिपा कर रखा। पुलिस ने एक सूचना के आधार पर उसके घर से उसकी पत्नी का शव बरामद किया और मामला कोर्ट तक पहुंचा। और वो इन 5 सालों में पत्नी की मौत के बाद भी उसकी पेंशन लेता रहा। ये पेंशन $1,16,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 करोड़ रुपए हुई। इधर बैंक से धोखाधड़ी मामले में जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की ईडी हिरासत 14 दिन बढ़ा दी गई। 1 सितंबर को ईडी की टीम ने कई घंटों तक चली पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और हिरासत अवधि खत्म होने पर नरेश गोयल को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें राहत नहीं मिली। आर्थिक संकट की वजह से 2019 में जेट एयरवेज की सभी उड़ानें बंद कर दी गई थी। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी सेना के पायलटों को ट्रेनिंग देने की खबरों के बीच अपने पूर्व पायलटों पर सख्ती बरतने की तैयारी कर ली। वहां की संसद में इससे जुड़ा एक बिल भी पेश किया गया ताकि दूसरे देशों की सेना के जवानों को ट्रेनिंग देने वाले पायलटों पर सख्ती बरती जा सके। ऑस्ट्रेलिया की संसद में पेश किए गए उस बिल में नियम तोड़ने वाले पायलटों पर सख्ती का प्रावधान किया गया। नियम तोड़ने वाले पायलटों को 20 साल की सजा के साथ ही भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें सामने आई थी कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ पायलटों ने दक्षिण अफ्रीका में चीन के जवानों को ट्रेनिंग दी, लेकिन जैसे ही इसकी भनक ऑस्ट्रेलिया को लगी, उसने अपने पूर्व पायलटों पर सख्ती बरतने की तैयारी कर ली। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने रूस को गोला बारूद और खतरनाक हथियार दिए हैं और ये सिलसिला कई हफ्तों से जारी है। यूक्रेन ने यह दावा ऐसे समय में किया जब अमेरिका उत्तर कोरिया पर रूस को हथियार नहीं देने के लिए धमका रहा, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि जंग के बीच किम का रूस दौरा इसी मकसद से हुआ। लेकिन यूक्रेन के नए दावे ने अमेरिका की चुनौती बढ़ा दी, क्योंकि यूक्रेन का कहना है कि उत्तर कोरिया पहले से रूस को हथियार दे रहा है। तोप से दागे जाने वाले 122 मिलीमीटर और 152 मिलीमीटर के गोले शामिल हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि इसके अलावा उत्तर कोरिया ने रूस को रॉकेट लॉन्चर भी दिए, क्योंकि उत्तर कोरिया की हथियार फैक्ट्री ये रॉकेट बनाने में माहिर है। बड़ी बात यह कि उत्तर कोरिया के पास जो हथियार हैं उनकी तकनीक रूस के हथियारों से मिलती जुलती है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए ये दावा किया, या यूं कहें कि अमेरिका को आईना दिखाया, क्योंकि वो उत्तर कोरिया को रूस को हथियार देने से रोक रहा है। उधर अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य से जलती गाड़ी में फंसे एक आदमी को बचाने का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें सड़क किनारे खड़ी वो गाड़ी धू-धू कर जलती दिखी, जिसे देखकर एक पुलिसकर्मी उस गाड़ी तक गया और उसमें फंसे आदमी को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस गाड़ी से निकलते धुएं की वजह से उसका सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसे में वो कुछ देर के लिए उस गाड़ी से दूर आ गया, जिसके बाद दोबारा कोशिश करने के लिए वो उस जलती गाड़ी के पास गया और ड्राइविंग सीट पर बैठे उस आदमी को खींचकर बाहर निकाल लिया। इस दौरान उस गाड़ी से लगातार आग की लपटें उठती रहीं, लेकिन उस पुलिसकर्मी ने अपनी जान पर खेलकर उस आदमी को सुरक्षित बचा लिया। बताया गया कि वो गाड़ी सड़क किनारे लगे एक पेड़ से जाकर टकरा गई, जिसकी वजह से उसके इंजन में आग लग गई। ऐसे में जब पुलिस की एक गाड़ी वहां पेट्रोलिंग करने पहुंची तो उसमें मौजूद पुलिस वालों की नजर उस गाड़ी पर पड़ी, जिसके बाद उनमें एक पुलिसकर्मी ने उस कार में फंसे आदमी को बचा लिया। इधर उत्तर कोरिया के ताबड़तोड़ मिसाइल परीक्षणों के बीच अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को F-35 लड़ाकू विमान देने की तैयारी कर ली। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक वहां के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी वहां की संसद को दी, जिसमें बताया गया कि दक्षिण कोरिया को 25 F-35 लड़ाकू विमान जल्द दिए जाएंगे। दक्षिण कोरिया लंबे वक्त से अमेरिका के इस घातक फाइटर जेट को पाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि किम जोंग उन उन ताबड़तोड़ मिसाइलों का परीक्षण कर उसे धमका रहे हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया की वायुसेना 2018 से F-35 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरे को देखते हुए दक्षिण कोरिया अपनी सेना की ताकत और ज्यादा बढ़ाना चाहता है और अब उसे अपने जिगरी दोस्त अमेरिका के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल वो किम जोंग उन की धमकियों का जवाब देने के लिए कर पाएगा। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ने फिलीपींस में कई और मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर ली। अमेरिका पिछले कुछ साल से लगातार फिलीपींस में मिलिट्री बेस बनाने में जुटा है, लेकिन यही बात चीन को चुभ रही है। चीन कई बार अमेरिका को इसके लिए धमकी भी दे चुका है। हालांकि इसके बावजूद अमेरिका ने फिलीपींस में अपने मिलिट्री बेस बनाने बंद नहीं की। रॉयटर्स के मुताबिक इसी कड़ी में उसने एक बार फिर और ज्यादा मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर ली। लेकिन फिलीपींस में अमेरिका के बढ़ते कदम चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि फिलीपींस में पहुंच बढ़ने के साथ ही अमेरिका चारों तरफ से चीन पर और अच्छे तरीके से नजर रख पाएगा। अमेरिका पहले ही ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया के जरिए चीन को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, लेकिन अब जब ये खबर आई कि फिलीपींस में अमेरिका और ज्यादा मिलिट्री बेस बनाएगा तो चीन की चिंता बढ़ गई।
उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी अरब में देश से गद्दारी करने के आरोप में वहां की सेना के 2 अधिकारियों को फांसी दे दी गई। उन दोनों अधिकारियों को साल 2017 में गिरफ्तार किया गया था और करीब 6 साल तक चले केस के बाद सऊदी अरब की एक अदालत ने सेना के उन दोनों अधिकारियों को देश से गद्दारी करने का दोषी पाया और उन्हें फांसी की सजा सुना दी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट के फैसले के बाद दोनों अधिकारियों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई कि सऊदी अरब की सेना के जिन अधिकारियों को मौत की सजा दी गई उन्होंने क्या अपराध किए थे। इससे पहले साल 2021 में भी सऊदी अरब में 3 सैनिकों को दुश्मन की मदद करने के आरोप में फांसी दे दी गई थी। इस बीच आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को फ्रांस के बाद अब बेल्जियम ने करारा झटका दे दिया। बेल्जियम के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एप्पल के आईफोन 12 में तय सीमा से ज्यादा रेडिएशन होने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर दी। एक दिन पहले फ्रांस ने भी इसी तरह का आरोप लगाया था और अब बेल्जियम के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इल्जाम लगाया कि आईफोन 12 में खतरनाक रेडिएशन तय सीमा से अधिक पाया गया, जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि फ्रांस की तरह बेल्जियम भी आईफोन 12 पर बैन लगा सकता है, क्योंकि फ्रांस में रेडिएशन पर नजर रखने वाली संस्था ANFR के एक टेस्ट में आईफोन 12 फेल हो गया। इस टेस्ट के दौरान आईफोन 12 में रेडिएशन का SAR यानी स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट तय लिमिट से ज्यादा पाया गया। SAR वो रेट है जिससे किसी शख्स के शरीर में मोबाइल से पैदा होने वाला रेडिएशन अंदर जाता है और तय सीमा से अधिक होने पर ये लोगों के लिए घातक हो सकती है। यही वजह रही कि फ्रांस ने अपने यहाँ इस मोबाइल पर बैन लगा दिया और अब बेल्जियम ने भी एप्पल से इस बारे में सही जानकारी देने की अपील की। इधर प्रसिद्ध कथाकार स्वामी रामभद्राचार्य ने न्यूज 18 को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सनातन धर्म पर छिड़ी बहस पर खुलकर बातचीत की और आरोप लगाया कि साजिश के तहत सनातन धर्म को अपमानित किया जा रहा है। भारत को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है, पूरा का पूरा षड्यंत्र है। और मैं तो ये कहूँगा जो इंडिया गठबंधन हुआ है उस केवल सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए हुआ है और ये पूर्ण इनकी हताशा का परिणाम है ये। इसके अलावा कथावाचक रामभद्राचार्य ने यह भी बताया कि जो सनातन का साथ देगा वो उसके साथ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में होने वाले चुनाव में जीत का आशीर्वाद भी दिया। 2024 में फिर लाल किले पर 15 अगस्त के दिन झंडा फहराने की कामना करता हूँ। सनातन धर्म का पक्ष लेगा जी, वो मुझे प्रिय रहेगा। आंखें जब खामोशी गाने लगती हैं, आंखें जब खामोशी गाने लगती हैं, दर्पण से आवाजें आने लगती हैं। सौवात की एक बात कही गुलशन ने, दिल में कैद तमन्नाओं को मत करना, दीवारों से सर टकराने लगती है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा। सौवात की एक बात।